हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 353 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 353 के बारे में। ये कहती है निर्णय मतलब कि किस प्रकार से निर्णय सुनाया जाएगा न्यायाधीश के माध्यम से। कौन सा वाला अधिकारी होगा जो निर्णय को सुनाएगा? क्या न्यायाधीश स्वयं निर्णय को सुनाएंगे या कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय को सुनाएगा? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। निर्णय जो है लिखित रूप में होगा या मौखिक रूप में होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि यदि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा गया है तो निर्णय किस प्रकार से सुनाया जाएगा, और यदि अभियुक्त बाहर ही है, अभियुक्त जो है अंदर नहीं है, तब ऐसे समय में निर्णय किस प्रकार से सुनाया जाएगा। निर्णय सुनाने के लिए न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। इस प्रकार से हम सारी बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आरंभिक अधिकारिता रखने वाले दंड न्यायालय में होने वाले विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में। खुला न्यायालय क्या होता है भैया? खुला न्यायालय यानी कि ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट मतलब ऐसा थोड़ी है कि छत नहीं है उसमें, दीवारें नहीं है उसमें, है ना, सड़क है या मैदान है, ऐसा नहीं। खुला न्यायालय का मतलब क्या होगा? खुला न्यायालय का मतलब होगा कि कमरा तो है, न्यायालय जो है न्यायाधीश के कमरे में एक न्यायालय बना हुआ है, उसमें एक न्यायाधीश बैठा हुआ है जो निर्णय को सुना रहा है। लेकिन फिर वो खुला न्यायालय कैसे हुआ? देखो, खुला न्यायालय का मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश का जो कमरा है जहाँ निर्णय सुनाया जा रहा है, वहाँ पर कमरे में किसी भी व्यक्ति को आने जाने की परमिशन है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन न्यायाधीश यदि ज़्यादा भीड़ हो जाए तो कुछ व्यक्तियों को रोक भी सकता है या किसी विशेष व्यक्ति को आने से रोक सकता है। ये न्यायालय का अधिकार है। लेकिन विशेष रूप से यदि अपन देखें तो न्यायालय जो है वो खुला न्यायालय है। तो खुले न्यायालय में या तो विचारण खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय पक्षकारों या उनके प्लीडर की उपस्थिति में क्या क ख ग 3 पॉइंट दिए हैं, तो उपस्थिति में संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। पॉइंट नंबर का बता दिया कि सारा के सारा निर्णय जो है देंगे और देकर के सुना देंगे पूरा निर्णय। पॉइंट नंबर ख कहता है कि संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। पढ़कर के सुनाया जाएगा। पहली बात तो ये कि देकर सुनाया जाएगा, यानी उनके हाथ में दे देंगे और बता देंगे कि भैया ये वाली ये बात इसमें, या फिर संपूर्ण निर्णय को पढ़ेंगे और पढ़ करके सुना देंगे। पॉइंट नंबर का कहता है कि अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। प्रवर्तनशील भाग लिखा है ना इसमें। प्रवर्तनशील भाग का मतलब है कि जिसके बारे में ये है कि वो बात उनको करवानी है, यानी कि न्यायालय को वो बात करवानी है, उसको बोलेंगे प्रवर्तनशील। यानी कि 6 महीने की सज़ा हो गई, आपको इस तरह से बता देंगे अब 6 माह तक की सज़ा, मतलब ये 6 माह तक की जो सज़ा है यही तो प्रवर्तन है। बाकी निर्णय तो 10 पेज का है तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रवर्तनशील भाग पढ़ करके सुनाया जाएगा, उसका सार समझाया जाएगा कि भैया आपने ये अपराध किया था और इस अपराध में आपको इतनी इतनी सज़ा सुना दी गई है और ये सज़ा आपको भुगतनी है। तो ये प्रवर्तनशील भाग हो गया और जो है निर्णय का पूरा के पूरा सार हो गया। अब 10 पेज पढ़ करके सुनाने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई अपनी लैंग्वेज में यानी न्यायालय की लैंग्वेज में समझ ही नहीं रहा है तो यदि वो नहीं समझता है न्यायालय की लैंग्वेज को, तब ऐसे समय में उसका सार समझा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जहां उपधारा 1 के खंड क के अधीन निर्णय दिया गया है वहां पीठासीन अधिकारी आशुलिपि में लिखवाएगा। अब ये आशुलिपि क्या होता है? आशुलिपि का मतलब होता है शीघ्र लेखन, जिसको अपन बोलें, या फिर अपन स्टेनोग्राफर बोल दो कि स्टेनोग्राफी, या फिर ये बोल दो अपन, एक और नाम है इसका जिसको अपन जो है स्टेनोग्राफी समझ लो आप इसको, है ना। तो लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है। अब ये अनुलिपि क्या है? अनुलिपि का मतलब होता है फोटोकॉपी।
तो अनुलिपि तैयार हो जाती है। वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा कि भैया किस दिनांक को निर्णय दिया गया। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यानी कि जिसका पालन कराया जाना है वो वाला भाग, यथा स्थिति उपधारा 1 के खंड ख या खंड ग के अधीन पढ़कर सुनाया गया है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। और यदि उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि न्यायालय के द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया है, उसको स्वयं की हैंडराइटिंग में नहीं लिखा गया है, तो प्रत्येक पेज पे साइन होंगे। और यदि स्वयं की हैंडराइटिंग में ही लिखा गया है, स्वयं के द्वारा ही लिखा गया है, तब ऐसे समय में जो है आखिरी पेज पर साइन हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जहां निर्णय खंड 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया गया है, यानी कि न्यायालय की भाषा में उसको नहीं सुनाया जा करके, न्यायालय की भाषा में पूरा नहीं बताया जा करके, प्लीडर या उसके पक्षकार द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसको सुनाया गया है, तो क्या, तो वह संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों को या उनके प्लीडर के परिशीलन के लिए। अब ये परिशीलन क्या होता है? देखो हिंदी के शब्द जो है बहुत कठिन होते हैं। परिशीलन क्या है? परिशीलन का मतलब होता है गंभीर अध्ययन, यानी कि जो है बहुत अच्छे तरीके से यदि किसी को अध्ययन करना है तो उसको अपन परिशीलन बोल देते हैं। तो प्लीडर के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि निःशुल्क प्रोवाइड करवा देंगे। किसको? प्लीडर को या पक्षकार को, कि भैया आप अच्छे से उसको पढ़ लो और समझ लो। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसको लाया जाएगा। मान लो जेल में बंद है कोई अभियुक्त, तो उसको निर्णय सुनने के लिए जेल से बाहर उसको लाया जाएगा, न्यायालय के समक्ष उसको हाजिर किया जाएगा और तब उसके सामने निर्णय सुनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उसे न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने के लिए हाजिर होने के लिए अपेक्षा की जाएगी कि भैया आपके बारे में निर्णय सुनाया जा रहा है, आप हाजिर हो जाओ, ये अपेक्षा की जाएगी। किंतु उस दशा में नहीं जिसमें विचारण के दौरान उसको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त कर दिया गया है या दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त कर दिया गया है। यदि दोष मुक्त कर दिया गया है तब भी उसको निर्णय सुनने के लिए उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी, या जुर्माने का दंड लगाया गया है और जो है उसको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त कर दिया गया है तो भी उसकी जरूरत नहीं है। परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक अभियुक्त उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसमें निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उसकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है। यदि ज़्यादा अभियुक्त हैं, ज़्यादा अपराधी हैं, तो कुछ अपराधी उसमें उपस्थित नहीं है, कुछ उपस्थित हो गए हैं, तो उनके सामने ही निर्णय सुना दिया जाएगा। ये जो है विलंब से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 कहता है कि किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे सुनाए जाने के लिए सूचित दिनांक को या स्थान में कोई पक्षकार उसका प्लीडर अनुपस्थित था या पक्षकार या उनमें से उसके प्लीडर द्वारा उनमें से किसी पर ऐसे दिन ऐसे स्थान की सूचना तामील करने में लोभ या त्रुटि हुई है। यानी कि जिस दिनांक को निर्णय सुनाया गया है उस दिनांक को कोई प्लीडर या कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ है, तो इस आधार पर वो निर्णय अविधि मान्य नहीं होगा, मतलब कि वो फिर विधि की मान्यता उसको रहेगी, चाहे भले इसमें कोई त्रुटि के कारण व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाया हो या व्यक्ति को तामील नहीं हो पाई हो, उसको बुलावा ना भेज पाया गया हो, या बुलावा भेजने के लिए कोई व्यक्ति गया हो और वह व्यक्ति ना मिला हो, अभियुक्त ना मिला हो,
या कोई भी कारण रहा हो और उसकी अनुपस्थिति में यदि निर्णय को सुना दिया गया है तो ये नहीं माना जाएगा कि हमारी तो अनुपस्थिति में निर्णय सुना दिया गया, ये नहीं माना जाएगा, उसको इस आधार पर अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, उसको विधि की मान्यता रहेगी, कानून की मान्यता रहेगी। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि इस धारा की कोई बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है, यानी 465 के अधिकारों के विस्तार को जो है परिसीमित नहीं करती है, ऐसा इसका अर्थ लगाया जाएगा। ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 465 के उपबंधों के विस्तार को उसने परिसीमित कर दिया है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 353 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।